हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अकाउंट्स में डिफरेंट टर्म्स। हम डिफरेंट डेफिनेशंस देख रहे थे। आज स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट से। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट्स विच इज़ नोन एज रेवेन्यू पेमेंट फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट विच इज़ नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द ईयर, द रिमेनिंग सरप्लस इज़ नोन एज प्रॉफिट। जितने हमारे रेगुलर बेसिस पर हमारी इनकम होती है, हमारी रिसिप्ट्स होती है, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, और जो भी रिजल्टेंट फिगर आएगा अगर वो पॉजिटिव आता है यानी इनकम हमारी ज़्यादा है और एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो पॉजिटिव फिगर को हम बोलेंगे प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ डे टू डे इनकम्स ओवर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट बोलेंगे। दिस इज़ रेवेन्यू प्रॉफिट। इट इज़ अ रेवेन्यू प्रॉफिट क्योंकि रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, तो प्रॉफिट भी आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। इन अकाउंट्स दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ से कंप्यूट होता है, कहाँ से कैलकुलेट होता है अकाउंट्स में? जब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। This kind of profit is called revenue profit because this profit is the difference of revenue incomes and revenue expenses. मैंने आपको जो बोला वो this is regular profit, but many times there is a creation of irregular profit known as capital profit. ये जो है वो रेगुलर प्रॉफिट बोलेंगे क्योंकि हम डेली जो खर्चा करते हैं और डेली हमारी इनकम जो होती है उससे ये प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई असेट बेच देते हैं या फिर कोई मशीनरी बेच देते हैं या फिर कोई फर्नीचर को सेल आउट कर देते हैं, तो उसमें अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो कभी कभार होता है, इसलिए वो इर्रेगुलर माना जाता है। इसको बोलेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने कैपिटल असेट्स बेच के प्रॉफिट कमाया होगा, इसलिए उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है लॉस। द कंप्यूटेशन ऑफ लॉस इज़ कॉन्ट्ररी, मतलब रिवर्स टू प्रॉफिट कंप्यूटेशन। इससे जो रिवर्स है दैट इज़ लॉस। द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम्स फ्रॉम द रेगुलर एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड लॉस। दिस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। डेफिसिट वर्ड इज़ पॉपुलर फॉर लॉस इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस है वो रेगुलर इनकम से बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी उसको हम बोलेंगे लॉस। जैसे प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं, इसी तरह से लॉस को भी रेवेन्यू लॉस बोलते हैं। और इसको हम डेफिसिट वर्ड से भी पॉपुलर है, ये वाला जो लॉस होता है उसको हम डेफिसिट करके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। आजकल के जो एनुअल अकाउंट्स बनते हैं कंपनी के उसमें डेफिसिट वर्ड्स यूज़ होता है, इसलिए डेफिसिट वर्ड इज़ पॉपुलर। इन अनदर टाइप ऑफ लॉस देयर कैन बी हैपनिंग ऑफ लॉस विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. This is also recorded in the books of accounts. For example, goods destroyed by fire. कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो बिना किसी एक्टिविटी के कंडक्ट किए होते हैं, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल फायर विच इज़ अ नेचुरल कॉज या फिर मैन मेड के कोई ह्यूमन बीइंग की कोई गलती हो तो इट इज़ अ मैन मेड कॉज। इफ़ कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स इज़ ₹5000 देन लॉस विल बी ऑफ ₹5000। तो जितने भी गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए फायर में उन सब की कीमत लगाई जाएगी और उतना जो कीमत टोटल वैल्यू आएगा वो उतना हमारा लॉस होगा। तो कोई भी एक्टिविटी करे बिना जो लॉस होता है उसको हम बोलेंगे ऐसे लॉस विदाउट डूइंग, विदाउट कंडक्टिंग एनी एक्टिविटी, ठीक है। गुड्स स्टोलन डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेन एक्सेट्रा आर द इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस सॉर्ट्स ऑफ लॉस. If any asset meets with an accident, this event is also treated as loss. Any asset is sold less than book value, amount which is not received is also called loss. This is known as capital loss. तो कुछ इलस्ट्रेशंस ऐसे हैं जिसमें कोई एक्टिविटी कंडक्ट की नहीं जाती और वो नेचुरल या मैन मेड कॉज की वजह से होता है, जैसे कि गुड्स चोरी हो गए या फिर रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से सब गिर गया तो सब गुड्स लॉस्ट हो गए, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड रेन की वजह से बाढ़ आ गई तो हमारे गुड्स सारे बिगड़ गए, पेरिश हो गए। तो ये सारे तरह के लॉस ऐसे हैं जो बिना किसी एक्टिविटी कंडक्ट किए होते हैं। और अगर कोई असेट
प्रॉफिट पे नहीं बेचा जाता, यानी जितने असेट की कीमत होती है उससे कम मिलता है, उससे कम दाम में मिलता है, क्योंकि वो भंगार हो गया है, वेस्टेज हो गया है, स्क्रैप हो गया है, तो उसकी उतनी वैल्यू हमें नहीं मिल पाती। तो अगर उसमें कुछ लॉस होता है तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल लॉस। जिस तरह से कैपिटल प्रॉफिट था उसी तरह से कैपिटल लॉस भी होता है। गेन, प्रॉफिट एंड गेन आर पॉपुलर एज सिनोनिम्स। जिस तरह लॉस को डेफिसिट बोलते हैं उसी तरह प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। परचेज, मैनी आइटम्स और सर्विसेज आर परचेज इन द बिजनेस, ऑल दिस परचेजेज आर नॉट ट्रीटेड एज परचेज ऑफ बिजनेस। बहुत सारे आइटम्स खरीदे जाते हैं पर सब बिजनेस परचेज नहीं कहेंगे। दे आर द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स। Purchase of that goods is treated as purchase in accounting. For example, when stationery is purchased by grain merchant, it is stationery expense. But if he purchases grain, it is treated as purchase. तो सपोज़ मैं किसी फूड ग्रेन के बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, तो मैं फूड ग्रेन के रिलेटेड कुछ भी खरीदूँगी तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज़। और अगर फूड ग्रेन के सिवाय कोई भी आइटम्स खरीदूँगी तो उसको क्या बोलेंगे, सपोज़ मैंने स्टेशनरी ख़रीदा तो स्टेशनरी एक्सपेंस आएगा, सपोज़ मैंने कुछ और ख़रीदा तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा, ठीक है। सपोज़ मैंने बुक्स खरीदी तो वो भी स्टेशनरी एक्सपेंस में आएगा। तो अगर मैं अपने धंधे के सिवाय कुछ भी और आइटम खरीदती हूँ तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाएगा, ना कि परचेज़ में। दिस परचेज़ कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म। वो कैश में भी हो सकता है और मैं उधार पे भी ले सकती हूँ और कुछ टाइम के बाद मैं वो पैसा लौटा दूँगी जिसके पास से मैंने ख़रीदा है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल्स। बिजनेसमैन रिसीव्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स फ्रॉम बिजनेस। ऑल दिस इनकम्स आर नॉट ट्रीटेड एज सेल। जिस तरह सभी परचेज़ को परचेज़ नहीं माना जाता उसी तरह सभी सेल्स को सेल्स नहीं माना जाता। रिलेटेड टू जो बिज़नेस होता है, रिलेटेड टू हमारा जो धंधा हम कर रहे हैं उसके रिलेटेड अगर कोई आइटम बेचे तो उसको सेल्स माना जाएगा। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ दैट गुड्स इज इट ट्रीटेड एज सेल्स इन अकाउंटिंग। इनकम जनरेटेड बाय ग्रेन मर्चेंट थ्रू सेल ऑफ ग्रेन इज़ कॉल्ड सेल्स। और बाकी जो भी हमारी इनकम होगी, सपोज़ है इंटरेस्ट इनकम, तो हम उसको सेल्स नहीं बोल सकते, उसको हम कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो रिलेटेड टू बिजनेस जो भी परचेज सेल्स हम करते हैं उनको ही क्लासीफाई करेंगे एज अ परचेज एंड सेल्स, और बाकी सारी आइटम्स को हम क्लासीफाई करेंगे उस पर्टिकुलर खर्चे में। जो खर्चा हम कर रहे हैं हम उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है, और जो इनकम हो रही है उसको भी हम उसी तरह से अकाउंट करेंगे। स्टॉक, गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर बिजनेस पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस, goods remained unsold from that goods is called stock। मैंने गुड्स ख़रीदा है अपने दुकान में रखने के लिए, उसमें से मैं सेल आउट करती हूँ, पर कुछ स्टॉक मेरा रह गया तो उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। जमा किया गया माल, नहीं बिका वो माल, उसको बोलेंगे स्टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बिजनेस मैन हैज़ परचेज गुड्स of rupees 70,000 out of which that goods worth rupees 45,000 sold for rupees 75,000, then stock will be of rupees 25,000। अब ये समझेंगे ठीक तरह से। बिजनेसमैन के पास 70,000 का माल है, 70,000 का कॉस्ट वैल्यू का माल है, ठीक है, 70,000 में उसको पड़ा, ठीक है। अभी ये क्या बोलेंगे, 70,000 को कॉस्ट प्राइस, उस पर मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल करूँगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगी, 70,000 का माल मैं 70,000 में नहीं बेचूँगी वरना मुझे क्या मिलेगा। तो 70,000 में से मैंने 45,000 का माल बेच दिया तो बाकी कितना बचा, 70,000 माइनस 45,000, तो 25,000 जितना माल मेरा जो है वो मेरा स्टॉक में है, ठीक है। मैंने 45,000 का माल कितने में बेचा, 75,000 में बेचा, 75,000 में मैंने बेचा, तो 30,000 का मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 70,000 का माल पूरा बिक गया 75,000 में, 70,000 में से मैंने सिर्फ 45,000 का माल बेचा है, तो डिफरेंशियल अमाउंट जो भी होगी वो मेरा होगा स्टॉक की वैल्यू होगी 25,000। तो यहाँ पे लिखा गया है देन स्टॉक विल बी ऑफ रुपीज़ 25,000, 70,000 माइनस 45,000।
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपका होगा जनरली अप्रैल टू मार्च, कोई जनवरी टू दिसंबर भी फॉलो कर सकता है, बट जनरली अप्रैल टू मार्च होता है। द क्लोजिंग स्टॉक वुड बी ₹25,000 एंड इट वुड बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ ₹25,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जब साल का अंत होगा तब मैं अपना स्टॉक काउंट करूँगी, हर एक बिजनेसमैन अपना स्टॉक काउंट करेगा, इसलिए उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो ईयर एंड हो गया। और अगले साल के लिए सपोज़ 31 मार्च मेरा लास्ट डेट होता है, अगर मैं अप्रैल से मार्च फॉलो करती हूँ तो 31 मार्च को रात को मेरा स्टॉक कितना बचा, 25,000 का। तो 1 अप्रैल को सुबह को मेरा ओपनिंग स्टॉक भी कितना होगा, 25,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज़ करंट असेट, क्योंकि वो डे टू डे सेल होता है, उसका मूवमेंट कंटिन्यूस होता है, मूवमेंट रेगुलर होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, करंट असेट। अगर उसका मूवमेंट रेगुलर नहीं होता तो उसको बोलेंगे हम नॉन करंट असेट। वो आगे आपको आएगा डेफिनेशंस में। इन ब्रीफ, स्टॉक मीन्स सरप्लस ऑफ गुड्स फ्रॉम परचेज। तो जितना मैंने माल ख़रीदा है और बाकी जितना बच गया, सेल्स नहीं हुआ, सपोज़ सेल्स कम हुआ और परचेज ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट फिगर जो भी होगा वो मेरा स्टॉक होगा। आई थिंक हमने एसेट्स में देख लिया है करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स। तो आपको करंट असेट्स मतलब 12 महीने से जो कम हो, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक वो मेरा होगा करंट असेट। अब हम देखेंगे डेटर्स। व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर्स, दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड एज डेटर्स। तो जब एक बिजनेसमैन है वो अपना माल बेचता है किसी को, तो वो पैसा अगर वो पैसा नहीं देता, अब माल को उधार पे ख़रीदता है, ठीक है, तो सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, डेटर्स। यानी कि हमारे कस्टमर्स जो हमारे मार्केट में हमारा माल ख़रीदने आते हैं वो, उनको डेटर्स भी बोलते हैं और कस्टमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कस्टमर और डेटर में डिफरेंस क्या है? कस्टमर मतलब क्या कि माल तो ख़रीदते हैं पर वो पैसा दे के जाते हैं, पर जब वो पैसा नहीं देते मतलब उनका डेट हुआ, तो डेट पे से ये वर्ड आया है डेटर। तो डेटर मतलब उन्होंने माल जो है वो उधार पे ख़रीदा है, जिनका पैसा हमें नहीं मिला। तो कस्टमर बिकम्स डेटर ऑफ दैट अमाउंट फॉर विच गुड्स इज़ सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने आधा पैसा दे दिया, आधा पैसा नहीं दिया, तो भी वो क्या कहलवाएगा, डेटर ही कहलवाएगा, क्योंकि आधा पैसा उन्होंने बाकी रखा है, ठीक है। तो डेटर्स को भी हम ट्रीट करेंगे एज अ करंट असेट, क्योंकि रोज़ बरोज़ हम माल बेचते हैं, रोज़ के कस्टमर्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल बाद या कभी कभार मैं माल बेचती हूँ, मेरा रोज़ का धंधा ही है माल बेचना, तो रोज़ के कस्टमर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उनको भी हम क्लासीफाई करेंगे एज अ करंट असेट्स। अब हम देखेंगे बिल्स रिसीवेबल। Bills receivable is a written document where there are two parties. One is the bill writer and the other is the bill acceptor. बिल मतलब क्या? एक तरह का रिटर्न अग्रीमेंट होता है, रिटर्न जिसको हम बोलते हैं रिटर्न रिसिप्ट होता है, वो चिट्ठी जैसा हम लिखते हैं ना, उस तरह का। तो एक उसमें दो पार्टी होती है, पहले तो एक तो जो लिखता है वो, और दूसरा जो एक्सेप्ट करता है। हम जिसको देते हैं तो सामने वाले को वो एक्सेप्ट करता है। अब इन चीज़ की ज़रूरत क्या है वो देखेंगे। Where bill writer acquires right to receive certain amount as per predetermined date in the future, it becomes receivable. Bill is a bill receivable for the bill writer. In this written document, bill acceptor accepts the written responsibility to pay specified amount on maturity date. Generally, bills receivable emerges from debtors. Accommodation bills are also popular in practice. In this regard, detailed discussion is made in a separate chapter. अभी बिल्स रिसीवेबल की ज़रूरत क्यों है? सपोज़ मैं जनरली क्या करती हूँ, अपना माल जो है वो क्रेडिट उधार पे ही बेचती हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा प्रूफ चाहिए कि जो सामने वाला पार्टी है वो मुझे पैसा देगा प्री डिटरमाइंड डेट पर। हम लोग नक्की करते, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है आप आज माल ले जाओ, आप 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पैसा दे देना। तो मैं क्या करती हूँ, उनको लिख कर देती हूँ कि मैंने इतना अमाउंट का माल आपको बेचा है जिनका पैसा मुझे आपसे नहीं मिला है और फ्यूचर में इस पर्टिकुलर डेट को मिलने वाला है। तो सामने वाला क्या करेगा, वो साइन करके एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। एक कॉपी मेरे पास रहेगी, एक कॉपी उसके पास रहेगी, ठीक है, जैसे हम कार्बन कॉपी बनाते हैं उस तरह से।
तो मेरे लिए वो होगा, क्योंकि मुझे पैसा लेना है इसलिए मेरे लिए वो रिसीवेबल होगा, और वालों के लिए वो, सामने वाली पार्टी के लिए वो पेएबल होगा। तो देयर इज़ अ बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। तो जनरली ये डेटर्स के केस में होता है, जो माल हमारा क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, उधार से माल लेते हैं वो। एकोमोडेशन बिल्स भी है, जिसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे के चैप्टर में। आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो आएगा, ठीक है। अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि बिल्स रिसीवेबल होता क्या है। Receivable, any amount to be received by businessman in the future from any person or persons is known as receivables. Debtors and bills receivables are included in receivables. In other receivables, commission outstanding, rent outstanding, interest outstanding, prepaid expense etc. are included. लोन एडवांसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो किसी भी की तरह का पैसा हमारा अगर लेना बाकी है तो उसको हम एज अ रिसीवेबल ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेटेड टू गुड्स परचेज का हो। अगर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स का है तो उसको हम डेटर्स बोलेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ने हमारे पास से माल ख़रीदा है, ठीक है। तो सभी तरह के रिसीवेबल्स हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएंगे इसमें, नॉर्मल डेटर्स भी आ जाएंगे, और अदर रिसीवेबल्स भी है, जैसे कि कमीशन आउटस्टैंडिंग है, कमीशन लेना बाकी है, हमने कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है तो उसका रेंट बाकी है, हमारा इंटरेस्ट बाकी है, किसी को हमने लोन दिया था उस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगी, ऐसे ही लोन नहीं दे दूँगी, तो उस पर इंटरेस्ट कलेक्ट करना बाकी है। कोई अगर पैसा है, लाइट बिल है, मैंने एडवांस में भर दिया है, आगे का साल का मैंने पहले से भर दिया है, तो अभी के लिए मैं उसको प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट करूँगी, क्योंकि ये खर्चा मेरा है वो इस महीने का नहीं है, नेक्स्ट महीने का है, नेक्स्ट मंथ का है, तो उसको मैं प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ट्रीट करूँगी। तो वो भी मेरा पैसा इस महीने के लिए एज अ रिसीवेबल की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो इस साल का नहीं है, नेक्स्ट मंथ का है या नेक्स्ट ईयर का है। तो रिसीवेबल्स में क्या क्या आएगा, डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल्स आएगा, और आउटस्टैंडिंग इनकम्स आएगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रेडिटर्स। एज बिजनेसमैन डज क्रेडिट सेल्स इन द सेम वे ही अंडरटेक्स क्रेडिट परचेज। ये डेटर्स का ऑपोजिट, डेटर्स में हम सेल करते हैं और क्रेडिटर्स में हम खरीदनार हैं, हम खरीदते हैं क्रेडिट पे। हमारे पास कभी कभार पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, माल को क्रेडिट पे खरीदते हैं, और जब हमारे डेटर्स जो है वो पैसा लौटा देते हैं तब हम अपना पैसा वापस दे देते हैं क्रेडिटर्स को। इस तरह से बिज़नेस साइकिल चलता है, एक बाजू से पैसा आता है और दूसरी जगह पैसा जाता है। उसी तरह हर एक बिज़नेस में इस तरह का ट्रेड साइकिल होता है। A person from whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditor of business. A trader becomes creditor of the business for that amount for which goods are purchased on credit. Creditors are treated as current liability, ठीक है। तो क्रेडिटर जैसे कस्टमर्स और डेटर्स होता है, उसी तरह क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट पे माल नहीं लिया है तो वो नॉर्मल ट्रेडर कहलवाएगा, पर अगर उसने क्रेडिट पे माल हमने अगर क्रेडिट पे माल लिया है तो हम क्या कहलवाएंगे, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हम रोज़ बरोज़ माल खरीदते हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस ही है, हमको बिज़नेस चलाना है, तो हमारे बिज़नेस में हम रॉ मटेरियल, सारे जो प्रोविजंस आइटम है वो कहाँ से लेंगे, हम भी कहीं से ख़रीद के बेचते हैं। हमारा डे टू डे बिज़नेस ही है कि हम कहीं से माल लेके फिर हमारे कस्टमर्स को वापस सेल करते हैं। तो क्रेडिटर्स का जो बिज़नेस होता है वो भी डेली बेसिस पे होता है, ना कि कभी कभार होता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम करंट लायबिलिटी, उसको ट्रीट करेंगे एज अ करंट लायबिलिटी। अभी जिस तरह से मैंने बिल्स रिसीवेबल देखा उसी तरह से बिल्स पेएबल आएगा। तो बिल्स पेएबल भी क्या है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज़, एक तो बिल राइटर है एंड दूसरा है बिल एक्सेप्टर, जैसे बिल्स रिसीवेबल में था। Where bill acceptor accepts responsibility to pay certain amount as per predetermined date in the future, it becomes payable. In this return, bill acceptor accepts return responsibility to pay specified amount on specified date. जिसको पैसा देना होता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है कि ओके मैं इस पर्टिकुलर गुड्स जो मैंने आपसे ख़रीदा है उसका पेमेंट मैं आफ्टर 15 डेज़ कर दूँगी, ठीक है।
पैसा भी नक्की होता है और कौन सी डेट पे हमें पेमेंट करना है वो भी प्री डिसाइडेड होता है, वो भी हमने एडवांस में डिसाइड किया होता है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर पार्टी ऐसा एक्सेप्ट करती है कि आई विल पे यू अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, उसको बोलेंगे बिल एक्सेप्टर, और उसके लिए बिल्स पेएबल होगा क्योंकि उसको पेमेंट करना है, और सामने वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा क्योंकि उसको पेमेंट रिसीव करना है। उसके लिए रिसीवेबल है और हमारे लिए पेएबल है। In case of bills payable, bill acceptor pays the amount written in bill to the bill writer on maturity date। जब मैंने डेट डिसाइड की होगी कि मैं ये डेट को आपको इतना पैसा दे दूँगी, उस डेट पे मैं पैसा देके वो हमारा क्या होगा, बिल्स पेबल। जनरली बिल्स पेबल इमर्जेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। बिल्स रिसीवेबल होगा वो कहाँ से इमर्ज होता है, डेटर्स से, और बिल्स पेबल होता है वो कहाँ से इमर्ज होता है, क्रेडिटर्स से। अब हम देखेंगे नॉर्मल पेएबल्स, जैसे हमने रिसीवेबल्स देखा था उसी तरह से अब हम देखेंगे पेएबल्स। ठीक है, यहाँ पे था रिसीवेबल्स, ओके, और उसका ऑपोजिट आएगा पेएबल। एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेस पर्सन इन द फ्यूचर टू एनी पर्सन और पर्सन्स इज़ नोन एज पेएबल। कोई भी तरह का पेमेंट बाकी होगा, नॉट ओनली रिलेटेड टू परचेज या सेल ऑफ गुड्स, कोई भी तरह का अगर पेमेंट हमारा बाकी है तो वो सब इंक्लूड होगा इन द पेएबल्स। थर्ड पार्टी पेमेंट्स होगा तो भी पेएबल्स की तरह पेमेंट ट्रीट करेंगे। कोई गवर्नमेंट का पैसा देना होगा, कोई टैक्स पेमेंट बाकी होगा, वो सब इंक्लूड होगा इन द वर्ड पेएबल्स। Creditors and bills payables are included in payables. In other payables, outstanding salary, outstanding wages, any expense outstanding, प्री-रिसीव्ड इनकम्स आर इंक्लूडेड। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ इंक्लूड करते थे हम, रिसीवेबल्स में, उसी तरह अगर कोई पैसा हमने एडवांस में ले लिया है, ठीक है, जिसका अभी एक्रू नहीं हुआ, जो हमें मिलने लायक नहीं हुआ, अभी हमारा इनकम नहीं है। हमारे इनकम कब होगी, जब हम सर्विस रेंडर करेंगे, ठीक है, जब हम गुड्स को सेल करेंगे तब इनकम होगी हमारी। तो अगर कोई पैसा हमें एडवांस में मिल जाता है तो हम किस तरह से बताएंगे, पेएबल्स में। क्यों पेएबल्स की तरह बताएंगे, क्योंकि इसके सामने हमने ना तो गुड्स बेचे हैं, ना तो हमने कोई सर्विस रेंडर की है। तो जब कोई एक्टिविटी किए बिना हमें पैसा मिलता है, तो अगर हम वो एक्टिविटी नहीं कर पाए फ्यूचर में तो हमें वो पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको मीनवाइल जब तक वो सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम बताएंगे एज अ पेएबल्स। ओके, तो ये सारे अदर पेएबल्स हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू परचेज या सेल ऑफ गुड्स। सो प्री रिसीव्ड इनकम्स आर वन काइंड ऑफ लायबिलिटी। ऑल दिस पेएबल्स आर करंट लायबिलिटीज़। जैसे रिसीवेबल करंट असेट्स थे, वैसे पेएबल्स जो है करंट लायबिलिटीज़ हैं। देयर कैन बी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऑल्सो विच आर डिस्कस हियर आफ्टर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी होती हैं। ये क्या है, हमारी रेगुलर लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है, जो हम बिजनेस रन करने के लिए इंकर करते हैं। तो पेएबल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जिस तरह रिसीवेबल्स का चार्ट था उसी तरह पेएबल्स का भी एक सेपरेट चार्ट है। अब हम देखेंगे कॉस्ट का कंसेप्ट। टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, वॉट एवर एक्सपेंसेस आर इंकर्ड आर रिक्वायर्ड, द सम ऑफ दिस, दैट इज़ द टोटल ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज कॉस्ट। जनरली इन कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड। तो अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, हम कोई फैक्ट्री चलाते हैं, ठीक है, तो हमारा डेली रूटीन, हमारा डेली वर्क क्या होगा, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा होगा, उसमें कौन कौन से तरह के खर्चे हो सकते हैं। एक तो रॉ मटेरियल्स ख़रीदना होगा, मशीन में उसको डाल के मशीन का प्रोसेसिंग का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, ठीक है। फिर अगर हमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो वो हमें इंक्लूड करना होगा। लेबरर्स जो डेली बेसिस पर वो काम करते हैं उनको वेजेस चुकाना होगा, तो लेबर कॉस्ट इंक्लूड होगा। और कई तरह के जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। उन सब खर्चे का जो टोटल होगा दैट विल बी द सम टोटल, और उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। जो हम आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको बोल सकते हैं।
नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है वाउचर। वाउचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट होगा जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते वक्त हमने बनाया होगा, यानी कि सपोज़ है परचेज़ का है या फिर सेल्स का है या फिर रिसिप्ट है या फिर पेमेंट का है या फिर कैश वाउचर है, कैश का वाउचर है या फिर बैंक का वाउचर है या फिर क्रेडिट वाउचर है। उन सब तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? वाउचर। अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। A type of transaction like cash transaction, credit transaction, purchase transaction, sales transaction, transaction with bank, expense transaction,